नमस्कार दोस्तों, आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। तो 2024 का साल तो सियासी रूप से बड़ा गर्म रहा। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच में दुश्मनी जैसी दुश्मनी रही। अब सवाल उठता है कि 2025 में क्या ये सियासी दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ेगी? क्या सियासत और नीचे जाएगी? क्या राजनीतिक नेताओं की प्रतिष्ठा और नीचे गिरेगी? या फिर इसमें कोई सुधार आएगा? पूरा वीडियो आप देखिएगा, फिर मैं अपना निर्णय सुनाऊंगा, लेकिन आप बताइएगा ज़रूर अपनी राय कि आप क्या सोचते हैं। कुल मिलाकर 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ। बीजेपी पिछले 10 साल में पहली बार बहुमत से चूक गई, 240 पर टिक गई, 32 सीटें कम आई और इनकी भरपाई चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे आदि लोगों से करनी पड़ी। ये कसक 2025 में भी क्या जारी रहेगी मोदी के मन में, या फिर 2040 को 240 को 272 तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे? लगता नहीं है। लगता तो यही है कि 2025 का साल भी मोदी जी को इसी कसक के बीच में गुजारना पड़ेगा और कभी इस बैसाखी कभी उस बैसाखी का ध्यान रखना होगा। खास तौर से बिहार वाली बैसाखी का, क्योंकि नवंबर में वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और नीतीश कुमार अपना पाउंड ऑफ फ्लैश मांगने से चूकेंगे नहीं। तो हम मानकर चले कि जैसा 2024 में वक्फ बिल, वन नेशन वन इलेक्शन बिल जेपीसी के पास चला गया, वैसे ही 2025 में भी जो बिल पेश होंगे वो इसी तरह जेपीसी के पास जाएंगे। वक्फ बिल तो हो सकता है सरकार पास कराने में कामयाब हो जाए, हो सकता है बजट सत्र में ही ये काम हो जाए, लेकिन उसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के कितने संशोधनों को स्वीकार करना पड़ेगा और उनके दबाव में विपक्ष के और कितने संशोधनों को स्वीकार करना पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसा ना हो कि वक्फ बिल में सरकार की मजबूरी हो जाए इतने ज़्यादा संशोधनों को स्वीकार करना कि जो उसके मकसद था बिल लाने के पीछे का, वही मकसद खत्म हो जाए। वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें तो तीन तीन, कुछ लोग कह रहे हैं 4 संविधान संशोधन करने पड़ेंगे। 2/3 बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, यानी लोकसभा में 360 से ऊपर चाहिए, राज्यसभा में 160 से ऊपर चाहिए। क्या ऐसा संभव हो पाएगा? अभी तो साधारण बहुमत जुटाने में भी राज्यसभा में दिक्कत आ रही है बीजेपी को, तो 2/3 कैसे जुटा पाएगी बीजेपी? इससे साबित होगा कि 2025 का साल राजनीतिक रूप से बहुत गर्म रहने वाला है। 1 फरवरी को बजट होगा, उसके 10-15 दिन बाद चुनाव होंगे विधानसभा के, दिल्ली के। स्वाभाविक है मोदी सरकार रेवड़ियां बांटने से चूकेगी नहीं। केजरीवाल ने तो अभी से रेवड़ियां बांटने का सिलसिला शुरू कर दिया है, महिला सम्मान योजना हो या फिर संजीवनी योजना हो। ये रेवड़ियों का बढ़ना जारी रहने वाला है 2025 में भी। लेकिन बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मसला है अमित शाह ने जो कथित तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए एक संजीवनी बूटी का काम है। आसान शब्दों में कहा जाए तो अंधे के हाथ बटेर लग गई है। अब इस बटेर का होगा क्या 2025 में, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या कांग्रेस और इंडिया अपोजिशन फ्रंट इस मुद्दे को जिंदा बनाए रखेगा, इसको और उग्र करता रहेगा, या अमित शाह माफी मांग लेंगे या उनका इस्तीफा हो जाएगा और मामला खत्म हो जाएगा? ये भी 2025 में देखना बड़ा दिलचस्पी का कारण बनेगा।
कांग्रेस जिस ढंग से इस मुद्दे को चला रही है, उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न दिखता है। अंबेडकर से सीधे-सीधे दलित प्रभावित होते हैं, आदिवासी और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग उस रूप में प्रभावित नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी कुछ घालम-घाल कर किए हुए हैं। वो अंबेडकर वाले मसले में ओबीसी, आदिवासियों सबको जोड़ रहे हैं, जातीय जनगणना, संविधान बदलना, आरक्षण खत्म करना। उससे शायद काम चलने वाला नहीं है। एक दूसरी बात है कि संसद के अंदर प्रदर्शन आपने कर चुके, संसद परिसर में आप विरोध प्रदर्शन कर चुके, राजधानियों में धरना प्रदर्शन कांग्रेस के लोग कर चुके, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके। अब दलित बस्तियों में जाने की ज़रूरत है, वाल्मीकि बस्तियों में जाने की ज़रूरत है। वहाँ अंबेडकर ने किस ढंग से हिंदू कोड बिल को पास करवाया, नेहरू और अंबेडकर के बीच कितने अच्छे संबंध थे, ये बताने की ज़रूरत है, या इससे ज़्यादा ये बताने की ज़रूरत है कि कैसे उस समय संघ ने, हिंदू महासभा ने, जनसंघ ने, दूसरे जो हिंदू धर्मों के लोग हैं, उन्होंने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था। सावरकर वगैरह नेताओं ने अंबेडकर के खिलाफ क्या-क्या अंड-बंड नहीं बोला था। ये सब बताने की ज़रूरत है। क्या कांग्रेस इस तरफ ध्यान दे रही है या उस तरफ कुछ और ज़्यादा काम करती हुई दिखाई दे रही है? ये जानना भी दिलचस्प रहेगा।